आप देख रहे हैं न्यूज नेशन न्यूज स्टेट का ये पूर्वांचल पार सम्मेलन, जहां हम आज दिन भर लेकर आएंगे तमाम खास मेहमान मंत्रीगण और चर्चा करेंगे आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव के संदर्भ में कितना काम हुआ, क्या कुछ बाकी है और क्या कुछ अभी करने की जरूरत है, कौन किस पर क्या आरोप लगा रहा है, वोटों का गणित और समीकरण क्या कुछ कह रहा है। लेकिन कहते हैं ना, अगर अच्छी सरकार चलानी है, जनता का मन जीतना है, तो एक विभाग जो है वो सबसे चंगा होना चाहिए, वो है वित्त। अगर वित्त काबू में तो सब कुछ चित हो जाता है, विरोधी पस्त हो जाते हैं। और अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी आते भी हैं और गोरखपुर महाराजगंज जो पूरा का पूरा इलाका है उससे करीब से ताल्लुक़ रखते हैं। और जब वो केंद्र में वित्त राज्य मंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं तो उनसे उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं। और पूर्वांचल से इस बार बहुत बड़ा फोकस जो है उत्तर प्रदेश सरकार कर रहा है यहाँ पर डेवलपमेंट का। तो हमारे साथ इस वक्त पंकज चौधरी जी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सर ये बताइए कि प्रोजेक्ट्स तो बहुत शानदार लगातार बन रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमने देखा और तमाम एम्स, और अब जब हम यहाँ आ रहे थे तब भी हमने डेवलपमेंट की तमाम चीज़ें जो हैं अपनी आंखों से देखी। लेकिन साथ ही साथ एक मुद्दा जो हम यहाँ पर आए हुए हैं लोगों के जहन में था, वो था बढ़ती हुई महंगाई। तो आपको लगता है बतौर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री कि ये एक मुद्दा हो सकता है जो थोड़ा आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर भारी पड़ जाए? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ नेशन को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पूर्वांचल पे फोकस किया जी। और 2014 से लगातार उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के खबरों में जो समाचार होता है उसको प्रमुखता से आप लोगों ने अपने चैनल पे दिखाने का काम किया। अभी जो आपने महंगाई की बात कही, निश्चित तौर से महंगाई एक क्षणिक महंगाई है। कारण क्या होता है कि हर वर्ष अगर आप देखें 3 महीनों में कहीं ना कहीं महंगाई में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि महंगाई में कहीं ना कहीं सप्लाई और डिमांड दोनों के अंतर से चीज़ें होती हैं। आज चूँकि जैसे तेल पेट्रोल का आप डीजल का ले लें, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार पर निर्भर होता है जी। और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से जब दाम बढ़ेगा, आज पूरे दुनिया में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, तो भारत को भी उसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है जी। और अभी प्रधानमंत्री जी ने जब बहुत हद एक पार होने लगा तो आपने देखा होगा कि 5 रुपया 10 रुपया और 7 रुपया वैट अपने बीजेपी स्टेट्स के सभी सरकारों से कहा कि नहीं, इसको जनता को राहत देना चाहिए। जहाँ तक तिलहन और दलहन का सवाल है, आज भी हम 60% इम्पोर्ट करते हैं और जब इम्पोर्ट में कहीं ना कहीं उन देशों में कमी होती है तो जब सप्लाई कम होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा उसका असर आता है। जनता को एक गणित आपको लगता है समझ में आ जाएगा? जी जी, निश्चित तौर से आ जाएगा। जहाँ तक आपका वोट का गणित तो नहीं बिगाड़ेगा वो, उनकी जेब का और घर का बजट जो बिगड़ रहा है। बिगड़ तो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार प्रयास कर रही है, उसमें लगी हुई है कि जल्द से जल्द इससे हम लोग ऊपर निकलें। मंत्री जी, आपकी साफगोई की मैं तारीफ करती हूँ कि आपने माना कि हाँ बढ़ती हुई महंगाई जो है एक दिक्कत है लोगों के लिए। आपने पेट्रोल और डीजल का जिक्र किया। कई लोगों का मानना है कि अगर पेट्रोल और डीजल जो हैं वो जीएसटी के दायरे में आ जाते हैं तो स्थितियाँ जो हैं वो काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। आपको क्या कुछ लगता है, क्या अड़चन आ रही हैं, क्योंकि आप केंद्रीय वित्त मंत्री का कार्यभार जीएसटी का जहाँ तक सवाल है, जीएसटी केवल अकेले भारत सरकार का विषय नहीं है। जीएसटी में सारे स्टेट सम्मिलित हैं जी। जीएसटी काउंसिल बनी हुई है और काउंसिल ही निर्णय लेती है कि कौन सी चीज़ को जीएसटी में लाया जाए, किसको बाहर रखा जाए, कितना किस पे जीएसटी लगाया जाए। और अभी इस विषय 45वां बैठक अभी लखनऊ में हुआ था, हम लोग भी मुझे भी उसमें सम्मिलित होने का अवसर मिला था। ये विषय आया था, लेकिन अभी सारे स्टेट के लोग कहे कि नहीं, इस पर और विचार करना चाहिए और निश्चित तौर से जब सारा जीएसटी काउंसिल निर्णय लेगा तो जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाया जाएगा। जी। चलिए, तो भविष्य में इस दिशा में भी काम होगा। ये बताइए पंकज जी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि योगी जी गोरखपुर से आते हैं, पीएम बनारस से आते हैं, पूर्वांचल के लिए इस बार विशेष सौगातों की छड़ी लगी हुई है, तो आप जब जनता के बीच जाएगी बीजेपी पार्टी तो क्या कुछ काम गिनाएगी पूर्वांचल के? देखिए, पूर्वांचल आज चुनाव है इसलिए योगी जी और मोदी जी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री ने चुनाव जीतने के बाद से ही कहा था कि पूर्वी भारत में जो विकास का कार्य होना चाहिए था उससे थोड़ा वंचित रहा है। उसमें आपका नॉर्थ ईस्ट भी आता है, पूरा पूर्वांचल भी आता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र उठावें आप, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका एम्स भी आया, करीब करीब सभी जिलों के लिए मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हो रही है।
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से कहीं ना कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक नया आयाम जुटेगा। जहाँ तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहले गांव इंटरनल सड़कों का सवाल था, अगर आप देखें तो हम लोग महाराजगंज जाने के लिए विचार करते थे कि हम वाया परतावल जाएं या वाया फरेंदा जाएं। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं अपना जिला तो देख रहा हूं, अगल बगल के जिले को भी देख रहा हूं कि जितनी भी मुख्य सड़कें हैं वो निश्चित तौर से सभी दुरुस्त हुई हैं। 10 मीटर टॉप की बनी है, 4 लेन बनी है, 7 मीटर टॉप की बनी है। बिजली का जहां तक सवाल था कि बिजली पहले सेलेक्टेड जिलों में तय किया जाता था कि कहां पर 18 घंटा रहेगा, कहां पर 24 घंटा रहेगा। जोगी जी के आने के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में गांवों में भी 18 घंटा बिजली सुनिश्चित देने का सुनिश्चित कराया। शहरों में कहीं ना कहीं 22 घंटा बिजली जा रहा है जी। आज गांव में हम लोग भी 30 साल से राजनीति कर रहे थे और गांव में तमाम मांग होती थी कि साहब बहुत से गांव में भी 60 साल 65 साल के बाद भी गांव तक बिजली नहीं पहुंची थी। लेकिन मोदी जी ने हर गांव तक, हर टोले तक और हर घर तक कह लीजिए कि बिजली पहुंचाने का काम। चलिए, तो बिजली और सड़क पहुंचाया है, और जो सबसे बड़ी दिक्कत थी स्वास्थ्य सेवाओं की और एक जो मांग उठ रही थी कि एम्स की, वो भी लगभग पूरी होती हुई दिख रही है। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं ना मंत्री जी, तो ये सड़क, बिजली, पानी वो पीछे छूटते चले जाते हैं। जिन्ना का जिन बाहर आ जाता है, किसी को कोई राक्षस याद आ जाता है। तो फिर ऐसे में समाजवादियों को आप घेर तो रहे हैं, लेकिन अब बोतल से जिन निकला है तो नुकसान कुछ आपको भी पहुंचाएगा। ये अच्छी बात है, निकल गया है, घेरने के लिए बड़ा मौका मिलेगा। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या बसपा पार्टी 4.5 साल तक ये लोग कुर्सी पर बैठ करके और राजनीति करते रहे। आज फिर उसी फिराक में है कि कुर्सी पर बैठ करके ही कुर्सी हथियाने के चक्कर में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदैव, दिल्ली में भी मेरी सरकार थी, उत्तर प्रदेश भी मेरी सरकार थी, उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेता डे 1 से जनता की सेवा में लगा रहा। कोरोना काल में भी सारे लोग होम क्वारंटाइन थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता, जो हमारे प्रवासी मजदूर आ रहे थे, जो कोविड से पीड़ित लोग थे। लेकिन प्रियंका गांधी तो इससे कुछ उलट ही आरोप लगा रही थी कोरोना काल में बीजेपी पर। आप कह रहे हैं वो होम क्वारंटाइन थी, वो आपको कह रही थी। उनका विषय है। आप लोग भी तो यहाँ पर आपके भी तमाम रिपोर्टर्स रहे होंगे, देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने घर से खाना बनवा करके करोड़ों पैकेट पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर और जनता की सेवा करने का काम किया। चाहे वैक्सीनेशन का समय हो, उस समय भी जाकर लोगों को समझाने का काम किया। हमने तो ये नहीं कहा कि मोदी जी का वैक्सीन है, ये भाजपा का वैक्सीन है। आज वही वैक्सीन सपा, बसपा, कांग्रेस के सभी नेता वैक्सीन लगा रहे हैं। आज भारत कम से कम प्रसन्नता होनी चाहिए कि जो भारत 40 साल 50 साल में पोलियो का वैक्सीन नहीं बना पाया था, मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाया और 9 महीने के भीतर एक वैक्सीन नहीं 2 वैक्सीन लगाया। जो भारत दुनिया से पहले हाथ फैला करके वैक्सीन की मांग करता था, आज भारत दुनिया को वैक्सीन देने के लिए तत्पर है। ये गौरव की बात हम सबके लिए होनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर कोरोना काल में अच्छा मैनेजमेंट आप कह रहे हैं, विपक्ष कुछ और ही आरोप लग रहा है। विपक्ष कह रहा है कि भाई अगर आपको इतना भरोसा है अपने कामों पर, तो फिर कृषि कानून वापस लेने की जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, वो कह रहे चुनाव नजदीक आ रहे थे, आपको वोट का समीकरण बिगड़ता दिखा तो आपने कृषि कानून वापस ले लिए। प्रधानमंत्री के वक्तव्य को देखा होगा जब कृषि कानून वो वापस ले रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने तो किसानों के भलाई के लिए बिल लाया था। शायद हमसे चूक हो गई, हमारे कार्यकर्ताओं से चूक हो गई कि हम जनता को समझा नहीं सके। और जब किसी कानून हम किसानों के लिए लाए हैं, अगर उनको सहमति नहीं है तो मुझे वापस करने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये बहुत बड़ा दिल होना चाहिए किसी चीज़ को वापस करने के लिए भी। और मोदी जैसे नेता अगर इसको वापस किए हैं तो निश्चित तौर से उनको बहुत कष्ट था कि हमने तो जनता के भलाई के लिए लाया था, लेकिन हम जनता को समझा नहीं पाए। फिर हम जनता के बीच में जाएंगे, समझाएंगे और फिर आगे मतलब फिर से आ सकते हैं कृषि कानून, निर्णय लिया जाएगा बाद में। अच्छा, मतलब इस पर भी ये विकल्प खुला है, जैसा कि समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि भाई दिल नहीं बदला है, फिर से नए रूप में आएंगे कानून। अभी तो हम वापस लेने की प्रक्रिया में, लोकसभा में उसकी प्रक्रिया पूरी होगी, फिर किसानों के साथ बातचीत होगी, जो सहमति बनेगी उस पर फिर देखा जाएगा आगे। जी, अच्छा ये बताइए कि प्रियंका गांधी कह रही हैं कि भाई महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, महिलाएं जो हैं सुरक्षित नहीं हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो भाई कितना आप उनको अपने आगे कॉम्पिटिटर मान रहे हैं? लड़की में कितना दम आपको लग रहा है? अब लड़की के सवाल पे तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन अब प्रियंका जी को अभी 10-15 साल लगेगा अभी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, अभी थोड़ा मेहनत करें तो फिर उनका कुछ होने वाला है। राहुल बेहतर है कि प्रियंका? अभी तो जनता ही तुलना करेगी,
लेकिन अगर राहुल जी बने रहे तो हमारे लोग के लिए अच्छा होगा। आपके लिए अच्छा होगा? जी जी। यानी कि प्रियंका थोड़ी चुनौती देती है ना, राहुल? प्रियंका भी कोई चुनौती नहीं। प्रियंका कभी चुनौती के समय जो था वो खत्म हो गया। अच्छा, ये बताइए कि प्रियंका जी कह रही हैं कि भाई महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए राजनीति में, वो तो टिकट भी रिजर्व कर रही हैं और तमाम चीज़ें अपना जो टिकटें बांट रही हैं उस हिसाब से बांट रही हैं, तो इसको आप वो कह रही हैं कि आप लोग भी इस दिशा में, बाकी पार्टियां काम नहीं करती हैं, सिर्फ कांग्रेस है जो महिला सशक्तिकरण के लिए आगे आ रही है? महिला का भागीदारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा ने किया है और महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी हमेशा किया है। और आप चाहे देखें हमारे दल में कितनी मंत्री हमारी महिला मंत्री हैं, विधायक हमारी कितनी महिला हैं। निश्चित तौर से कहने और करने में थोड़ा अंतर होता है। 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया, महिला बिल क्यों नहीं पास किया? उनकी सरकार रही 50 साल तक। नहीं, लेकिन एक बात है ना, 50 साल उन्होंने पार नहीं करा, अब 10 साल आप मत कीजिए, तो फिर ऐसे कैसे पास होगा? निश्चित तौर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आम सहमति बनेगी, सभी दलों की सहमति बनेगी तो महिला बिल जरूर पास होगा। अच्छा, चलिए, एक और जो आरोप लग रहा है वो कहा जा रहा है कि भाई ओवैसी साहब जब भी मैदान में उतरते हैं बीजेपी को फायदा करवाते हैं। विपक्ष कह रहा है कि इस बार भी वो ऐलान कर रहे हैं कि बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर लड़ेंगे और आपको फायदा करवाएंगे। अब ओवैसी साहब अपना उतरते हैं, अपना लड़ते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि उनको उतरने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा होता है। मुस्लिम वोट बैंक बिहार में वो भी उतरे, बंगाल में भी उतरे, वो कहाँ हमको फायदा हो गया? लेकिन बिहार में बाकी उनका अपना दल है, उनका अधिकार है, वो जहाँ चाहे लड़े चाहे ना लड़े, वो उनका विषय है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि वोट बढ़ जाते हैं, मुस्लिम वोट। अब विपक्ष कहने सुनने से क्या होता है, विपक्ष तो अपना आरोप लगाता रहता है, तो ओवैसी साहब से बात करें, विपक्षी लोग बात करें ना, उनको बैठा लें। अच्छा, ये बताइए कि चलिए आप कह रहे हैं कि ओवैसी साहब आपके लिए भाई कोई भी आके चुनाव लड़ सकता है, आप सीधे सीधे उनको कह रहे हैं कोई भी लड़ सकता है, लेकिन ब्राह्मणों की बात करें अगर हम, तो ब्राह्मण सम्मेलन ऐसा लग रहा है कि हर पार्टी का मन कर रहा है बस ब्राह्मण सम्मेलन कराइए, प्रबुद्ध वर्ग को अपने खेमे में लाइए। ऐसा क्या हो गया है? क्या ब्राह्मण कुछ नाराज चल रहे हैं? मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी सर्व जाति की राजनीति करती है और मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसके आधार पर हमारे लिए जाति माने नहीं है। ये ठीक है कि हर जाति के लोगों का है तो निश्चित तौर से हर जाति को सम्मान मिलना चाहिए। अभी हम लोगों का भी एक जात का नहीं, जितनी भी जातियाँ थी सबका सम्मेलन लखनऊ में हुआ है। जी जी, सबको हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कोई एक जात का विषय नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आपके लिए मुख्य चुनौती अगर हम कहें भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में हम अपने विकास के मुद्दे के आधार पर निश्चित तौर से जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने 2014, 2017, 2019 में जो अपने घोषणा पत्र में वादा किया था उसको कहीं ना कहीं पूर्ण करने की तरफ बढ़ भी रही है और पूरा कर भी चुकी है। जी, और योगी जी के कामकाज को अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में उनकी जिस तरह से पॉपुलैरिटी बढ़ी है और जिस तरह से गोरखपुर की जनता, आपको क्या लगता है पूर्वांचल में किस तरह के विकास के कार्य आप जनता के बीच में अगर मैं कहूं कि आप गिनाएंगे कि भाई ये काम हुए हैं? देखिए, योगी जी निश्चित तौर से अगर आप देखें तो भारत सरकार की योजनाएं हों चाहे उत्तर प्रदेश की योजनाएं हों, उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम योगी जी ने बखूबी किया है। कोरोना काल में भी अगर आप देखें तो निश्चित तौर से योगी जी कोविड पेशेंट होने के बाद भी 22 जिलों का उन्होंने दौरा किया था। चाहे वो बाढ़ का समय हो, जहाँ जहाँ बाढ़ आता है निश्चित तौर से योगी जी वहाँ पर जाकर के जनता का सुध लेने का काम करते हैं। और योगी जी एक कड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आज उत्तर प्रदेश की जो पहचान थी, एक माफिया, गुंडागर्दी, पूरा बिजनेसमैन कोई उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहता था, लेकिन आज योगी जी के कड़े प्रशासन के नाते ही उत्तर प्रदेश जो ईज ऑफ डूइंग में 14वें स्थान पे था, आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में दूसरे स्थान पे पहुंचा है। तो योगी जी के कड़ी लगन और मेहनत का ही नतीजा है। योगी जी के कड़े लगन और मेहनत का नतीजा है, उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है। अच्छा, आप बताइए कि ऐसे कौन से काम हैं जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ अधूरे रह गए हैं, जो आप जनता के बीच में वादा करके लेके जाना चाहते हैं कि भाई ये काम है, एक मौका और दीजिए, ये हम पूरा करके दिखाएंगे? देखो, तो हमारा मैनिफेस्टो आएगा तो मैनिफेस्टो में डिक्लेयर होगा क्या करना है, आगे हम लोग को क्या करना है। बाकी जो पुराना हमारे मैनिफेस्टो में जो महत्वपूर्ण कार्य था, जनता से जुड़ा हुआ कार्य था, करीब करीब हम लोगों ने उसको पूर्ण किया है और निश्चित तौर से आगे पार्टी मैनिफेस्टो लाएगी, उसके आधार पर फिर निर्णय हम लोग लेंगे। जी, अच्छा, आप क्योंकि इसी इलाके से आते हैं, पूर्वांचल से आते हैं, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर जो स्थिति है बीजेपी की, उसको किस तरह से आकलन करते हैं? क्योंकि पिछली बार की परफॉर्मेंस बेहद शानदार रही थी बीजेपी की, लेकिन मुझे लगता है उससे भी शानदार रहने वाली है। उससे भी शानदार रहने वाली है।
तो मतलब जो विपक्ष तमाम लामबद हो रहा है, आपको कह रहा है कि भाई इस बार कोई फर्क नहीं जनता में पड़ता एंटी भारतीय जनता इनकम्बेंसी पार्टी है, नाराजगी है। हम अपने विकास के मुद्दे के आधार पर जनता के बीच में अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं धरती पर राजनीति करता हूं और निश्चित तौर से मैं जो देख रहा हूं, जब सपा बसपा का गठबंधन 2019 में हमें नहीं रोक पाया, तो निश्चित तौर से इस बार भी आप देखेंगी कि पहले से अच्छा रिजल्ट परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिखाएगी। तो अब फिलहाल अगर मैं आपसे एक बार फिर से आऊं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, अगर पूरे प्रदेश के हिसाब से पूछूं, तो आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी, अखिलेश, बीएसपी, कौन कहां आपके लिए खड़ा है? देखिए, सबको अधिकार है अपना अपना राजनीति करने का, अपना अपना राजनीति करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना काम करेगी, अपने मुद्दे के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे और उसमें सफलता हम पाएंगे। चलिए, धन्यवाद। मंत्री जी, आप हमारे साथ यहाँ पर इस चर्चा में शामिल हुए, हमारे इस कॉन्क्लेव में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर मंत्री जी कह रहे हैं कि उन्हें पूरा भरोसा है कि जो पूर्वांचल को पावर देने का पावरफुल काम जो है योगी जी और मोदी जी की जोड़ी ने किया है, योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास की बयार बही है, वो कहीं ना कहीं विपक्ष के तमाम आरोप, एंटी इनकम्बेंसी सब पर भारी पड़ेगी और पिछली बार से भी ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी।